Hello everyone. So for the upcoming JKS Prelims 2025, this is the science and technology component, and science and technology it forms a very important part of our preparation because अगर हम previous year analysis देखें of the JKS exam, तो जो लास्ट 4 years के एग्ज़ाम पेपर हैं उसमें मतलब 15+ क्वेश्चंस तो थे ही थे ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, राइट. सो अब इसमें से जो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है वो तो होता है करंट ओरिएंटेड, राइट. तो वो तो सब कर लेते हैं फ्रॉम द मंथली मैगजीन्स या न्यूज़पेपर या जो भी सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं. बट प्रॉब्लम आती है जनरल साइंस से, जो एक मेजर कंपोनेंट होता है. अभी हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम से. तो वो जो कंपोनेंट है वो उसके लिए जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आई विल ट्राई कि मैं अपना उसमें हेल्प कर सकूं बाय एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक्स जो MCQ सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑफ द साइंस एंड टेक. सो बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम वर्ड ब्रेक डाउन करें तो ये इसमें 2 वर्ड्स आते हैं आपके, राइट. बायो मतलब बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, राइट. सो इसका मतलब हो गया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो ये हो गया आपका, अगर सिंपल टर्म्स में देखना है बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग होता क्या है. अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो बायोटेक्नोलॉजी होता है डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन्स. अब हम डेली अगर हम एक एग्जांपल देखें जो हम रोज़ करते ही हैं ऑलमोस्ट अपने घरों पर, तो वो है दही बनाना फ्रॉम दूध. तो उसमें हम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं, द फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट एवरीबडी आई थिंक यू माइट हैव हर्ड ऑफ, क्योंकि ये सबके घरों में डेली लाइफ पर होता ही है. तो ये एक सिंपल बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं. और अगर हम इसका थोड़ा ब्रॉडर टर्म देखें जो हम आजकल रीसेंट टाइम में कर रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम डिज़ायरेबल ट्रेट्स जो होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उनका बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है टू मेक अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट. जैसे BT कॉटन, राइट. GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT कॉटन, ये आपने पढ़ा होगा पक्का करंट अफेयर्स में. तो ये होता क्या है, वो सब उसके पीछे का बेसिक्स क्या है वो सब हम देखेंगे. बट लेकिन बिफोर अंडरस्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजी की कैसे ये चीज़ें होती हैं एंड जैसे इसमें टर्म्स आई हैं जीन्स DNA वगैरह, उसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा, राइट. कि सेल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं एंड हाउ दीज थिंग्स वर्क. तो पहले हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. अच्छा, उससे पहले देर इज़ कि ये NCERT में दिया था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है. ये प्रीलिम्स में के हिसाब से तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मेंस में होता ही है क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या कुछ भी करके. तो अगर हम स्टार्ट कर सके विद अ प्रॉपर डेफिनेशन तो उससे हमारा आंसर इन्हांस हो सकता है. तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डिफ़ाइन किया है इसे, तो इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, cells and their parts, molecular analogues for the products and services, right. तो अब हम बेसिक्स में जाते हैं पहले टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेल, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट. सो वो सब समझते हैं हम. सो लेट्स डाइव इनटू बेसिक्स. तो ये तो हमें पता ही है कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हमारा जो सबसे छोटा पार्ट है ऑफ अवर बॉडी, दैट इज़ द सेल. तो अब सेल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है इसका हम वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे. तो मतलब साइंस के हर क्वेश्चन में आई थिंक आपको ये वर्ड ब्रेक डाउन करना चाहिए. अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है क्या लिखा है तो ये एक ईजी वे होता है जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं. यू कैन गेस कि अच्छा ये हो सकता है वर्ड ब्रेक. अगर आपको नहीं समझ आ रही है टर्म क्या होती है, तो प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. अब एग्जांपल्स क्या होते हैं ऑफ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, PPLO एट्सेट्रा. अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस होता है वो यही है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल होगा इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा इन द साइटोप्लाज्म.
उसका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा जो उसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द अदर ऑर्गेनेलीज, राइट। ये फ्रीली फ्लोट करेगा इन द साइटोप्लाज्म। इनका सेल वॉल ज़रूर होता है जो सराउंड करेगा इनको, एक सेल मेम्ब्रेन को, बट लेकिन और अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, बट लेकिन न्यूक्लियस का कोई कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें हमारा एक डिफरेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल सब होता है जो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब अगर हम इसको थोड़ा समझेंगे बेसिक वे में, तो जैसे अगर आपका एक घर है जिसमें यू डोंट हैव एनी रूम, इट्स जस्ट अ सिंपल हॉल जिसमें आपने एक तरफ सोफ़ा लगा दिया, एक तरफ बेड लगा दिया, एक तरफ किचन है, एक तरफ थोड़ा बैठने का है, राइट, टीवी शीवी लगा हुआ है, तो वो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ एक ही जगह पर है। बट अगर जो दूसरा घर है जिसमें प्रॉपर रूम्स हैं, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, राइट, तो वो हो गया आपका यूकेरियोटिक सेल, राइट। एवरीबडी हैव देयर ओन स्पेसेस। तो अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियर डीएनए तो होता ही होता है, राइट, बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स जो होते हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इनका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, एंड ये हो गया आपका, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल जो भी है ये फ्रीली फ्लोट कर रहा है विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये एक सर्कुलर शेप का हो गया आपका, ये हो गया आपका प्लाज्मिड, राइट। और ये क्या था आपका, ये था आपका न्यूक्लियर मटेरियल जो फ्रीली फ्लोट कर रहा है इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल। एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो होगी, बट क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोट्स। अब जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड का जो रोल होता है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है, ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होता रहता है। एंड उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि दे कैरी सर्टन एक्स्ट्रा जीन्स, जैसे कोई भी हो सकती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया या कुछ भी हो गया, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स या कुछ भी, ये इसको सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, राइट। इट गिव्स देम सर्टेन एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो अब उससे क्या होता है कि एक तो ये रेप्लिकेट कर सकता है खुद, उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जीन्स भी हैं, तो ही इट कैन ट्रांसफ़र दीज जीन्स टू अदर बैक्टीरिया थ्रू कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जो एक जीन एक्सचेंज का फॉर्म होता है। सो उसके अलावा इससे क्या होता है, फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, एंड इससे हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर, अगर कोई डिज़ायरेबल जीन है, जैसे ठीक है, कोई भी डिज़ायरेबल जीन है तो उसका हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में यही हो गया प्लाज्मिड का। एंड देन कम्स योर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में भी अगर वर्ड ब्रेक डाउन करें तो यू इज़ स्टैंड्स फॉर ट्रू, एंड कैरियन इज़ वेरी सिमिलर ग्रीक में फॉर न्यूक्लियस। अब इसमें ये है कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज सेल्स होते हैं, फाउंड इन प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है ऑफ द साइटोप्लाज्म थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह इसमें होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है रादर दैन फ्लोइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। एंड उसके अलावा हमारा एक जैसे अब इसमें था कि डिफरेंट किंगडम्स के नाम है, प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा, तो आर.एच. विटेकर थे। मुझे नहीं लगता ये नेम इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम, फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये कोर बायोलॉजी हो जाएगी। आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी थी 5 किंगडम्स की, ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट इज़ योर मोनेरा। मोनेरा में होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स, ये ओनली किंगडम है जिसमें आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसके अलावा सेकंड कम्स योर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, बट लेकिन होते वो यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट नहीं होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं आपके। देन थर्ड इज़ योर मोनेरा, फंजाई, मोनेरा इज़ डन। फंजाई, इसमें भी आपका यूकैरियोट्स होते हैं। और उसके बाद आता है आपका प्लांट, एंड लास्ट इज़ योर एनिमल, एंड इसमें भी
सेम आपका यूकैरियोटिक ही होता है। सो द ओनली किंगडम जिसमें आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं वो है आपका मोनेरा, रेस्ट आपके सारे के सारे ये यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होता क्या है। ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट तो सिंपल बस ऐसे अंदर सब कुछ साइटोप्लाज्म में, इधर आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, इधर प्लाज्मिड, इधर को, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। इसमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है वो होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल का। जैसे ये प्लांट सेल का एनसीईआरटी की डायग्राम है, तो इसमें ये आपका सेल वॉल हो गया जो एकदम आउटर कवरिंग है। सेल वॉल के अंदर वाला ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। फिर अंदर ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। ये आपका वैक्यूल हो गया सेंटर में बहुत बड़ा। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या होते हैं। बेसिक 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं जो हो गए आपके सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में देखेंगे तो सेल इज इक्वल्स टू अ सेल मेम्ब्रेन, अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, राइट। और ये कंट्रोल करता है कि क्या अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा, और ठीक है, मतलब ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अलाउ नहीं करती आने के लिए। कुछ ही सब्सटेंसेस जो मतलब कंपैटिबल होंगे वही अंदर आ सकते हैं। लाइक मतलब अगर आप इमेजिन कर लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, राइट। तो उनको अगर आपने कोई गेस्ट लिस्ट दे दी है किसी पार्टी की, तो वो जो गेस्ट का नाम उस लिस्ट पर होगा वो उसी को अंदर आने देंगे एंड बाकियों को नहीं आने देंगे। सो वो हो गया आपका सिलेक्टिवली परमिएबल। फिर हो गया आपका साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो फ्लोट करती हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम सब पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर आएगा आपका न्यूक्लियस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोल सेंटर होते हैं, इसमें सारे फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल ऑर्गेनेलीज जो मैंने आपको बताया जो अब आएंगी। अब हम करते हैं कि थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है अराउंड द सेल दैट सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, राइट। कोई भी चीज़ होगी ऐसे कवर्ड होगी तो सेपरेट ही हो रही है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द अंदर की सराउंडिंग से, राइट। तो ये अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं अलाउइंग सर्टन सब्सटेंसेस थ्रू पास थ्रू इट एंड ब्लॉकिंग अदर्स, राइट। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी में डायग्राम है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें लिपिड कंपोनेंट होता है और एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है, राइट। सो जो लिपिड कंपोनेंट होता है वो बाई लेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब 2 लेयर्स होती हैं, एक ये लेयर हो गई और एक ये वाली लेयर होगी, तो ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर हो गया। एंड ये आ गया आपके प्रोटीन्स भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड अपॉन कि उनका कितना अंदर प्लेसमेंट है एंड उनका एक्सट्रैक्शन का ईज़ कितना है, राइट। तो जो थोड़े बाउंड्रीज पर प्रेजेंट है पेरीफ्री पर, ये पोजीशन हो गई उनकी पेरीफ्री, प्लस जो सिर्फ बाउंड्रीज पर ही प्रेजेंट है तो उनका एक्सट्रैक्शन भी ईजियर होगा, तो वो हो गए आपके पेरिफेरल प्रोटीन, राइट। और जो थोड़े अंदर एम्बेडेड हैं उनका एक्सट्रैक्शन मुश्किल होगा एंड वो थोड़े इंटीग्रेटेड हैं विद द लेयर, तो वो उनका नाम होता है इंटेग्रल प्रोटीन। अब जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है तो इसमें मैंने आपको बताया कि 2 लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब ईच फॉस्फोलिपिड हैज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक हेड। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हो गया वाटर लविंग, तो जो चीज़ें वाटर लविंग होगी इट विल अलाउ टू पास थ्रू देम। और हाइड्रोफोबिक हेड हो गया आपका कि जो वाटर हेटिंग कह सकते हैं आप, राइट। फोबिया तो पता है ना, डर जो होता है। सो ये जो वाटर से कंपैटिबल नहीं है उनको अलाउ नहीं करेगा। इसमें स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं रादर दैन लार्ज या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स का ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द बाई लेयर एंड ये मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ डीपली दे आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इंटेग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। जो ये हो गए आपके जो पूरी
लेयर में एम्बेडेड हैं, राइट। और दूसरे हो गए आपके कौन से वाले, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो सिर्फ आपकी बाउंड्रीज पर प्रेजेंट है, लाइक दिस वन, या फिर ये वाला, ये सिर्फ बाउंड्री पर प्रेजेंट है, ये पूरा इंटीग्रेटेड नहीं है, ये वाला इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये वाले पेरिफेरल हैं। अब जो इंटीग्रेटेड होते हैं ये दे आर एम्बेडेड डीप इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, मैनी ऑफ देम दे स्पैन अक्रॉस द एंटायर मेम्ब्रेन, इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, एंड दे फॉर्म सर्टन चैनल्स जो अलाउ करता है सब्सटेंसेस को टू पास थ्रू इट, राइट। कोई भी चीज़ बाहर से आएगी तो यही है ना जो उसको फुली अंदर तक आने देगा, राइट, इनसाइड द सेल, ये तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो दे ऑफन एक्ट एज रिसेप्टर्स फॉर हॉर्मोन्स एंड सिग्नल्स, कोई भी पास करने होंगे। तो वो क्यों है, तो सिंपल है, समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि इसका आधा पार्ट जो है वो आउटसाइड एक्सपोज्ड है, आधा जो है वो इनसाइड ऑफ द सेल एक्सपोज्ड है, तो ये सिग्नल्स कैरी कर सकते हैं ईजिली इनसाइड द बॉडी, राइट, ईजिली सिग्नल्स इनसाइड द बॉडी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका पेरिफेरल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका क्या होता है, ये एम्बेडेड नहीं होते हैं इनसाइड द लिपिड लेयर, ये सिर्फ बाउंड्रीज पर प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर लूजली अटैच टू द सर्फेस। इनका मेन सपोर्ट यही होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा अनदर जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ अवर सेल वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होता है ये सब में प्रेजेंट नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि एनिमल सेल्स में जो होता है ये कंपोनेंट आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप तो और होता क्या है सेल वॉल में, ये रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है विच इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड इवन इन सम एल्गे, बट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब अगर आप पूछोगे कि क्यों ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, तो एनिमल सेल्स में हमारा हमें इसकी मतलब मेन जो सेल वॉल का फंक्शन होता है वो होता है टू प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो एनिमल्स का अपना स्केलेटल सिस्टम होता है जिसमें बोन्स होती हैं जो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा वी हैव द एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जिसके लिए हमें मतलब इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बट लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं, दे कांट मूव, तो उनको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट। तो वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कहाँ से आती है, वो सेल वॉल से आती है। अब जो सेल वॉल है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है, जैसे इन एल्गे सेल वॉल का किस किस का बना होता है, सेल्यूलोज ऑफ कोर्स, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स, and in plant cells we have cellulose, hemicellulose, proteins and pectins. So now we will start with the cell organelles, जो various different parts of the cell हैं, तो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये एक न्यूक्लियस से निकलता है, इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जो न्यूक्लियस का मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड आइदर वेज ऑल्सो साइटोप्लाज्म का भी न्यूक्लियस में। अब मेनली जो हमें इसमें याद रखना है कि वो दो ही बातें हैं कि ये दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ। अब मेरा पिक्चर से भी क्लियर होगा, ये रफ वाला है जिसके ऊपर आपको ये डॉटेड राइबोसोम्स दिख रहे हैं, एंड ये स्मूथ वाला है जो फ्री ऑफ राइबोसोम्स है, इस पर कुछ नहीं है। तो जो रफ़ का होता है फंक्शन वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, और स्मूथ का लिपिड सिंथेसिस में। और ज़्यादा डीप नहीं जाने इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिक दो ही है, रफ़ एंड स्मूथ। रफ़ इज़ फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ इज़ फॉर द लिपिड सिंथेसिस, राइट। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हम पढ़ेंगे वो है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो होता है, Golgi apparatus is a stack of flattened membrane-bound sacs that modifies, sorts, and packages the proteins एंड लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें इसको बेसिक, तो अगर जैसे फैक्ट्री है कोई, तो फैक्ट्री में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम करेगा मशीन का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जो भी हैं, और उसके केस में क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोटीन एंड लिपिड्स, राइट। और गोल्गी अपरेटस क्या काम करेगा, वो काम करेगा ऑफ द डिलीवरी पर्सन, राइट। वो उसका पैक बनाएगा, उस पर लेबल देगा एंड उसको डिस्पैच करेगा आइटम को जो भी मैन्युफैक्चर हुई है, और इस केस में वो हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, राइट। सो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को। अब नेक्स्ट आएगा आपका लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं
दैट आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, डिफरेंट एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करती हैं अनवांटेड मटेरियल को इनसाइड द सेल, राइट। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, तो जो लाइसोसोम्स हैं इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस और भी, ऐसे तो ये सेफली इनक्लोज्ड होती हैं विद इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, राइट। बट लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन, या तो कोई बीमारी हो गई या फिर सेल डैमेज हो गया या ओल्ड हो गया, तो क्या होता है ये जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होती है ये रप्चर कर जाती है, राइट। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इट रप्चर्स, एंड ये जो सारी एंजाइम्स हैं जो सेफली लाइसोसोम के अंदर थी प्रेजेंट, अब ये रप्चर हो गए तो ये क्या करेंगी, ये बाहर आ जाएंगी। एंड बाहर जब ये आएंगी तो ये सेल के जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं वो उसी को डाइजेस्ट करके उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन कॉज कर देंगी, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। ये स्टोर करते हैं वाटर, फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स जो भी सेल को चाहिए होंगे। अब एक वैक्यूल में एक डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल है इट इज़ मच लार्जर इन साइज़, जैसे आप देख सकते हो, एंड जो एनिमल सेल हैं उनके स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं बट लेकिन लार्जर इन नंबर होते हैं वो। अब ये डिफरेंस क्यों है दोनों का साइज़ का, वो इसीलिए क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं ये स्टेशनरी होते हैं, राइट। तो इनको ज़्यादा स्टोरेज करनी होती है ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो इनको क्योंकि इजीली फूड और वाटर तो इन्हें नहीं मिलेगा, सो इनको लार्ज स्टोरेज स्पेसेस चाहिए होती हैं सो दैट ये होल्ड कर सकें वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। और उसके अलावा एक और रीज़न है इसका कि जो सेल वॉल होती है वो शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट बताया था ना मैंने, प्रोवाइड करती है। तो वैक्यूल जो होते हैं उसके अंदर जब वाटर है तो वाटर से एक प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से जो इंटैक्ट रहेगा सेल, राइट, मतलब ठीक है ना, वो इंटैक्ट रहेगा, सॉलिड रहेगा इन शेप। तो वो भी इसीलिए भी वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्जर साइज़ के होते हैं। बट प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक तो हमें न्यूट्रिएंट कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं फूड वगैरह ब्लड से, तो हमें कोई लार्ज रिजर्वॉयर नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए, और हमारे पास सेल वॉल भी नहीं है तो हमें कोई सेल की शेप वगैरह भी मेंटेनेंस के लिए कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। तो हमें टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए चाहिए, तो उसके लिए छोटे छोटे वैक्यूल्स ऑल्सो दे डू द वर्क जो प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल्स का होता है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये तो शायद सबको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो अब एक यूनिक फीचर जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो होता है उसका ओन डीएनए। अब न्यूक्लियस के अंदर तो एक डीएनए है ही है, नो डाउट, बट इवन द माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारा उसका एक अपना डीएनए भी होता है जिसमें ज़्यादा जीन्स नहीं होती हैं। इट कैरीज ओनली अबाउट लाइक 37 जीन्स, बट लेकिन इट हैज़ इट्स ओन डीएनए विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच इज़ फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया separate from the cell's nuclear DNA. It carries the genes that help the mitochondria to make enzymes and the proteins that are needed for energy production. अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये हमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है 3 पेरेंट बेबी का, तो उसमें समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो हम सिर्फ मदर से इनहेरिट करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जब स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं एग को तो वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस देता है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, नॉट द होल सेल। तो जो सेल वाला कंपोनेंट है आपका वो कहाँ से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से, तो और वो सेल जो है वो मदर का है, तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है। सो नाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी में क्या होता है कि हमारा जो डीएनए होता है हमें वो दोनों पेरेंट्स से मिलता है, राइट, हाफ फ्रॉम फादर एंड हाफ फ्रॉम मदर। बट लेकिन एक टाइनी पार्ट ऑफ द डीएनए है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आता है जो हमें सिर्फ मदर से मिलता है, ठीक है। तो वो जो मदर्स माइटोकॉन्ड्रिया है उस इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी फॉल्टी, इट हैज़ सर्टन म्यूटेशंस जिसकी वजह से कोई सीरियस डिजीज़ेज़ हो सकती हैं बेबी को जो वो इनहेरिट कर सकता है बेबी,
तो उसके लिए वी रिप्लेस दैट फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया विद अ हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वो जो स्टेप होता है उसे 3 पेरेंट बेबी कहते हैं, क्योंकि उसमें 3 लोगों का डीएनए आ रहा है। एक तो मदर का, राइट, जो न्यूक्लियर डीएनए वो, उसके बाद एक होगा फादर का न्यूक्लियर डीएनए, और तीसरा हो जाएगा जो हम एक डोनर फीमेल से ले रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइट। तो ये हो गया आपका 3 पेरेंट बेबी। ये मैंने बता दिया कि 3 पेरेंट बेबी इन अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड क्रिएटेड यूजिंग डीएनए फ्रॉम 3 पीपल, द मदर, फादर एंड द डोनर वुमेन। अब इसके जो स्टेप्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, राइट, और एक होता है आपका मेटर्नल स्पिंडल ट्रांसफ़र, या जिसको रिकन्स्ट्रक्टेड एग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है आपका वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। पहले हम लैब में फर्टिलाइज़ करते हैं मदर का एग और फादर के स्पर्म को, एंड फिर वो जो न्यूक्लियस बना है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द मदर सेल जिसके अंदर अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। उसको जब हमने रिमूव कर दिया एंड साथ में हमने एक डोनर एम्ब्रियो लिया जिसके पास हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड उसका जो न्यूक्लियस है वो रिमूव करके जो ये फ्यूजन वाला पेरेंट्स का न्यूक्लियस था ये उस हेल्दी सेल में डाल दिया जिसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। ये है आपका प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है क्योंकि हमने पहले फर्टिलाइज़ कर लिया है। दूसरा स्टेप है रिकन्स्ट्रक्टेड एग टेक्नोलॉजी या मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। ये होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने पहले मदर का सेल लिया विद डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, एंड उसमें से जो सिक माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिमूव करके सिर्फ मदर का न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द सेल। सिमिलरली हमने साइमल्टेनियसली डोनर फीमेल जो हैं उनका हमने सेल लिया पर उसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया और जो हेल्दी सेल है वो रखा, एंड फिर उस डोनर फीमेल के सेल में हमने मदर का हेल्दी न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिया, एंड फिर उसको फादर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करवाई। तो इससे हमें एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कंडीशंस में मिल गया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रियल 3 पेरेंट बेबी जो होता है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया विद अ हेल्दी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है हमारा राइबोसोम्स। अब जो राइबोसोम्स होते हैं उनका क्या होता है, ये स्मॉल डेंस राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम टर्म हमने ऊपर भी देखा था जब हम स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर था राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस जो रफ का था, और स्मूथ का क्या था, इट वाज लिपिड सिंथेसिस, राइट। अब राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ देयर इज़ अ सेंट्रल जो डॉगमा होता है ऑफ बायोलॉजी, मतलब इट इज़ द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी जिसके अराउंड सारा इवन द बायोटेक्नोलॉजी का भी जो रिवॉल्व करेगा कॉन्सेप्ट, वो होता है आपका कि डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन्स। अब वैसे तो जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो डीएनए होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल होता है कुछ ऐसा करके होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, राइट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एंड जो आरएनए होता है आपका वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो अब हम इसको डीएनए से आरएनए में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ईजियर होता है टू प्रोसेस करना, डबल स्ट्रैंड को एनालाइज करने में और प्रोसेस करने में, उससे प्रोटीन कैसे बने उससे बेटर है कि हम उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दें। तो अगर सपोज़ हम इसको थोड़ा इस टाइप में देख लें
तो ये हमारा सपोज डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे वी हैव द न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। ये सब मैं अच्छे से बताऊंगी जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी, बट इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। एंड इस तरफ भी होंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, राइट। ए का बॉन्ड होता है एडेनिन का होता है विथ थायमीन एंड साइटोसिन का होता है विथ गुआनिन। तो इधर हो जाएगा टी, इधर ए, इधर जी और इधर सी। अब इससे हमें बनाना है आरएनए। तो वो कैसे बनेगा, कौन सा आरएनए बनेगा? आरएनए भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए, राइट, जो अभी इससे बनेगा। फिर आएगा आपका आरआरएनए जो होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। जो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हेल्प करेगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और तीसरा होता है आपका ट्रांसफ़र आरएनए जो ट्रांसफ़र करेगा इन प्रोटीन्स को, ठीक है। अब इसके जो ये तो जो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स आपको बोले ये होते हैं किसके, ये होते हैं आपके डीएनए के। आरएनए में जो होता है आपका, आरएनए में डिफरेंट होता है। आरएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, होते 4 ही हैं वो भी। एडेनिन होता है, साइटोसिन भी होता है, बट लेकिन आपका थायमीन की जगह होता है यूरेसिल, और बाकी ये भी होता है। तो इसमें ये 4 बेसिस होते हैं, ये जो है वो डिफरेंट है। तो अब इधर क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यू, एंड थायमीन का अगेन ए, इसका जी और इसका सी। ये अब हमारा बन गया यू ए जी सी सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA, राइट। तो अब ये जो होता है ये ईजियर टू प्रोसेस होता है रादर दैन जो हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पढ़ रहे थे। तो जो ये प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अभी इतना नहीं है, आगे भी है। आरएनए से प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट करना है हमें। आरएनए हमारा मेन एंड प्रोडक्ट नहीं है, हमें प्रोटीन्स में चाहिए सामान। तो अब क्या होगा, जो ये राइबोसोम है जो हमने अभी सेल ऑर्गेनेली पढ़ा, ये आके ये जो भी कोड है, सपोज ये बना यू हमारा क्या बना था, यू ए जी सी, राइट, ये बना कोड, ठीक है। अब द राइबोसोम विल कम, वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड सपोज इट कोड्स फॉर सम कोई भी प्रोटीन। तो वो जाके वहाँ पे सपोज ये कोई भी प्रोटीन का कोड करता है तो वो वहाँ जाके वो वाला प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर देगा, ठीक है। ये हो गया आपका काम राइबोसोम का। हमने पढ़ा ना राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, राइबोसोम विल स्टार्ट रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस mRNA एंड इट विल फॉर्म द, वो जो भी कोडिंग बनेगा प्रोटीन वो कॉरिस्पॉन्डिंग वो बना देगा, ठीक है, जो भी उसको लगेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका पिक्चर में mRNA हो गया ये स्ट्रक्चर, rRNA होगा जो राइबोसोम लाएगा, उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस होगी जब वो कोडिंग पढ़ेगा। अब तीसरा आरएनए मैंने कौन सा बताया था आपको, ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का क्या होगा कि वो जो भी अमाइनो एसिड है, जो भी कोडिंग हो रही है, वो अमाइनो एसिड को सेल से लाएगा और करेक्ट पोजीशन पे प्लेस कर देगा। सो टीआरएनए का रोल क्या है, इट विल ब्रिंग, टी ट्रांसफ़र आरएनए तो ट्रांसफ़र वैसा ही वर्ड होगा, इट विल ब्रिंग द अमाइनो एसिड फ्रॉम द सेल टू द करेक्ट पोजीशन। एंड जब अमाइनो एसिड से फिर बन जाएगा हमारा फुल प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब हमने ये तो देखा था कि हम इसको डीएनए से आरएनए में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड में ईजियर हो जाता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना। बट लेकिन हम आरएनए से प्रोटीन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो इवन इंजाइम्स जो होती हैं हमारी, वो सारी इंजाइम्स जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें सेल की फंक्शनिंग के लिए इंजाइम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट
रोल होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। कुछ भी फॉर्म करना हो या कुछ डिस्ट्रॉय करना हो, कुछ भी करना हो, उसमें इंजाइम्स तो चाहिए ही होते हैं। तो जब न्यू सेल बनता है तो उसमें इंजाइम्स की ज़रूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जो भी मतलब बाकी ऑर्गेनेलीज बनेंगे। तो इसीलिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है फॉर द न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए वी नीड दैट प्रोटीन इंजाइम्स। इसीलिए ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए वाज योर ट्रांसक्रिप्शन। ये इम्पॉर्टेंट हैं, टर्म्स आती हैं। डीएनए से आरएनए इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन क्या बना आपका, ट्रांसलेशन। ये दो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। देन रोल ऑफ राइबोसोम्स क्या है, वही जो मैंने बोला कि टू रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए, जो भी बेस पेयर बने टू फॉर्म द प्रोटीन्स। सो फर्स्ट क्लास हम इधर ही एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का एंड वील स्टडी द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इवन ट्राई टू complete the applications of biotechnology. Thank you.